जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में व्यक्तित्व कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राजस्थान के सीकर जिले के श्री माधोपुर टाउन की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी आदरणीय डॉक्टर नीरू पारिक जी पधारी हैं। तो इनसे हम आज स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे और इनसे और भी स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारा आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है आयुर्वेद के द्वारा महिलाओं की रोगों की कैसे रक्षा की जाए, उनके स्वास्थ्य की कैसे रक्षा की जाए, कैसे देखभाल की जाए, उसके ऊपर हम डॉक्टर साहब से आज बातें करेंगे। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम डॉक्टर साहब से 10 प्रश्न करेंगे और डॉक्टर साहब से निजी बातें तो कुछ नहीं होगी, लेकिन फिर भी इनके जीवन के बारे में, इनके करियर के बारे में, इन्होंने कैसे उन्नति करी, कैसे यहाँ तक पहुँची, इस बारे में हम इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे कि हमारे दर्शकों को भी कुछ प्राप्त हो सके, उनके मन में भी ये लालसा जगे कि वे भी या उनकी अपने बच्चों को भी वो इस तरह से इतने ऊंचे पद तक पहुंचा सकें। तो डॉक्टर साहब, आपका डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहित्यिक मंच जयपुर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार, आप स्टूडियो में पधारी। नमस्कार सभी को। अपना व्यस्त समय निकाल करके उसके लिए आपका मैं पुनः अभिवादन करता हूँ। आवाज कम आ रही है डॉक्टर साहब? आवाज कम आ रही है? आवाज कम है थोड़ी। अच्छा, एक सेकंड मैं चेक करवाती हूँ। हाँ, आवाज सही कर दो इसकी। अब ठीक है? अब ठीक है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, सही है। ओके, हाँ ठीक है। आपकी तो जरूर थोड़ी ब्लर आ रही है। आपने जो है अब सही है? हाँ ठीक है। हाँ, आपकी फोटो ठीक है। आपने जो बीएमएस की डिग्री कहाँ से करी है? मेरी बीएमएस की डिग्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से हुई है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1984 में मैंने 1984 था और उसके बाद 1993 सर्विस कब लगी पास आउट हूँ। सर्विस लगी 2000 में। अच्छा। 2000 में मैं सरकारी सेवा में आ गई थी और तब से आज तक मैं सरकारी सेवा में हूँ। 22 साल आप सेवाएं करते हुए हो गई। 22 साल से मैं आयुर्वेद सेवा में हूँ और धीरे धीरे मेरा आयुर्वेद के प्रति जो मेरी जो विश्वास है, मेरी जो लगन है, बहुत ही बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद के जो मैं बेनिफिट्स देख रही हूँ, आयुर्वेद के जो लाभ देख रही हूँ, उससे मेरे आयुर्वेद में और ज़्यादा रुचि होती जा रही है
और उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगन होती जा रही है कि मैं आयुर्वेद चिकित्सा से मरीजों को अच्छे से अच्छा लाभ दे सकूँ। ये मेरी तमन्ना है। तो डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद को ही क्यों चुना? और भी बहुत से रास्ते थे इस लाइन के, इसका कोई देखिए खास जिस कारण है वक्त या? नहीं, कोई कोई खास कारण इसका नहीं है। जिस वक्त मैंने ये शिक्षा ली थी उस वक्त तो शायद लड़कियों से पूछा ही नहीं जाता था कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। लेकिन मेरे जो पापा हैं उनकी तमन्ना थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मतलब हमारे बच्चों, पापा के जो 3 बच्चे हैं, हम 3 भाई बहन हैं, उसमें से कोई एक डॉक्टर बने। लेकिन मैं किसी कारणवश साइंस नहीं ले पाई थी, तो फिर पापा ने मुझे आयुर्वेद में एडमिशन दिला के, उनका सपना था कि उनका एक बच्चा डॉक्टर बने, और उनका जो सपना था आज मेरे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। बस। बहुत लाभ, तो उस समय हाँ। तक शायद आयुर्वेद में साइंस कंपलसरी नहीं था। नहीं नहीं, उस वक्त शायद साइंस का ऐसा नहीं था, उस वक्त संस्कृत कंपलसरी थी। संस्कृत कंपलसरी थी, लेकिन अब तो साइंस संस्कृत कंपलसरी हो कंपलसरी। गई है। अब हाँ तो हाँ, साइंस अब तो कंपलसरी हो साइंस गई तो है। है। हाँ हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल। तो साइंस आजकल तो कंपलसरी हो गई सारे है। संस्कृत में कुछ सारे एडिशंस जो हैं, जो हमारे पुराने जो ग्रंथ वगैरह है वो सब इंग्लिश में आ चुके हैं, तो इंग्लिश मुझे में आ नहीं लगता चुके कि हैं। संस्कृत। हाँ हाँ। तो उसमें उस वक्त वे पापा के सपने को मैंने पूरा किया था, और वही सपना आज मेरे लिए लाभदायक सिद्ध बहुत हो रहा है। सुंदर, बहुत तो उसके लिए मैं पापा को इसके माध्यम से बहुत धन्यवाद बहुत देना चाहूंगी, मेरे पापा को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं हम्म। हमारे मुख्य टॉपिक पर कि महिला स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है। क्या कारण है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर ही विशेष ध्यान दिया जाए, पुरुषों पर, बच्चों पर क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है पुरुषों और बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाए। सबसे पहले मैं एक आयुर्वेद का जो सूत्र है, जो हमें सिखाया गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद के 2 उद्देश्य हैं, उनमें पहला उद्देश्य, जो प्राइमरी जो उद्देश्य है आयुर्वेद का, जिसको आयुर्वेद ने पहले रखा है, प्रथम रखा है, वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। और ये जो चीज है, ये जो उद्देश्य है, सबके लिए रहना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, किसी भी वय के हो, कहीं भी रहते हो। लेकिन महिलाओं के ऊपर जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, हमारे आचार्यों ने भी कहा है कि जो महिला है संतान का मूल होती है। आप समझ रहे डॉक्टर साहब, संतान का मूल जो है वो महिला होती है। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो भावी समाज है, भावी संतानें हैं, वो एक महिला के ऊपर ही निर्भर करती है कि आने वाली जो हमारी संतान है वो कैसी होगी। क्योंकि उसमें जो मेन जो रोल होता है, मुख्य जो घटक होता है, वो महिला का ही उसमें रोल होता है। इसलिए ये महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। दूसरी जो एक मतलब महिलाएं समाज की स्वस्थ होगी, हाँ महिलाएं स्वस्थ हाँ, होगी तो संतान भी स्वस्थ होगी, बिल्कुल। इसलिए महिलाओं महिलाओं के पर स्वास्थ्य विशेष। से, हाँ, महिलाओं के स्वास्थ्य से यहाँ पे जो मतलब है वो महिला प्रजनन स्वास्थ्य का मेन है। बाकी तो जो कॉमन डिजीज है, डायबिटीज है, थायराइड है, और बुखार, खांसी, जुकाम, जो जो पुरुषों में, बच्चों में कॉमन होता है वो महिलाओं में भी होता है। लेकिन यहाँ महिला स्वास्थ्य से विशेष जो हम इंगित कर रहे हैं, वो महिला के प्रजनन स्वास्थ्य की ओर इंगित हो रहा है, और उसी पे हम बात करेंगे आज। तो इसके तो अंदर दर्शकों जो में, आपको हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। हाँ, तो इसके अंदर जो है, मतलब पहला उद्देश्य तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आयुर्वेद का है। दूसरा, जो महिला आधी आबादी है ना, तो उनका समाज के अंदर समाज निर्माण के अंदर पूरा रोल रहता है महिला का। तो महिला तो स्वस्थ होनी चाहिए, क्योंकि वो घर परिवार भी संभालती है, बाहर की जिम्मेदारियां भी वो संभालती है, अपने बच्चों को भी वो संभालती है। तो महिला यदि स्वस्थ नहीं रहेगी तो ये सब काम नहीं हो पाएंगे। और जो सबसे मेन कारण है वो तो ये है ही कि संतान का जो मूल कारण है वो महिला होती है। और इसकी जो देखभाल है, इसकी देखभाल हमें ये नहीं कि जब संतानोत्पत्ति महिला करने जा रही तभी हम ध्यान रखें। किशोरावस्था, किशोरावस्था जब महिला की चालू होती है तब से ही हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किशोरावस्था में हमको कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए महिला स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। तो मित्रों,
इनकी बात से ये सारांश निकला कि महिलाओं का शरीर पुरुष के शरीर से कुछ अलग भी हुआ करता है। पुरुषों के शरीर से, पुरुषों के अंग से कुछ अंग महिलाओं के पुरुषों से अधिक भी होते हैं। इसलिए और वो कुछ इस तरह के होते हैं कि उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे स्तन कैंसर होता है, स्तन का भी महिलाओं में स्तन होता है, पुरुषों में नहीं होता है। महिलाओं में बच्चेदानी होती है, पुरुषों में नहीं होती है। इसी तरह से कई पार्ट्स ऐसे हैं जो कि महिलाओं में होते हैं, और इसलिए महिलाओं का स्वास्थ्य पे ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ में गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञे जुड़े हैं, जो कि मध्य प्रदेश सीधी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गणेश प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत आभार है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आप किशोरियों की बात कर रहे थे, वहीं से शायद महिलाओं का, किशोरी ही महिला कहलाना प्रारंभ हो जाता है, वहीं से उनको स्वास्थ्य की अधिक आवश्यकता प्रारंभ भी हो जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि जब से महिला रजस्वला होती है तब से ही विशेष ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। तो हाँ, वहां से हम बिल्कुल। प्रारंभ करते हैं, वहीं से प्रारंभ हाँ, करते हैं कि हाँ, किशोरियों को क्यों विशेष ध्यान देना चाहिए। किशोरों का इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो किशोरावस्था है वहां से एक महिला की स्थिति होती है प्री मिनार्क। प्री मिनार्क में जो बच्ची होती है 8 से 10 साल की, उसमें कुछ कुछ सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जैसे थोड़ा उसका फैट बढ़ने लग जाएगा, स्तनों में कुछ उभार उसके आने लग जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे कुछ लक्षण उसके शरीर में आने लग जाते हैं, जिससे ये पता लगने लग जाता है कि अब ये आने वाले 1-2 साल में इसको किशोरावस्था स्टार्ट होने वाली है। अब किशोरावस्था की बात करें तो रजस्वला जब स्त्री होती है तो उसकी हर स्त्री की एक अलग अलग उम्र होती है। आजकल तो खान पान और लाइफ स्टाइल और वातावरण वगैरह ऐसा हो गया है जिसमें कि आजकल अर्ली रजस्वला स्त्रियां होने लगी हैं, बालिकाएं होने लगी है। लेकिन जो उसकी एक जो एज की जो तय की गई है वो 12 से 16 साल। रजस्वला होने की जो उम्र है वो है 12 से 16 साल। तो 12 से 16 साल की उम्र तक स्त्री कभी भी रजस्वला हो सकती है। मिनार्क जिसको हम बोलते हैं, मिनार्क की उसकी स्थिति आ जाती है, इसमें उसको मासिक धर्म चालू हो जाता है और उसके अंडे, ओवरी में अंडे बनना चालू हो जाता है, उसी को हम रजस्वला कहते हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि किशोरा अवस्था में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है। किशोरा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसके प्रजनन अंगों का विकास होना चालू हो जाता है, और साथ ही में उसके जो हार्मोनल लेवल है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन हैं, अन्य कई हार्मोन जो स्त्रियों से जुड़े होते हैं, उनका भी स्तर बढ़ना चालू हो जाता है, प्रारंभ उसका हो जाता है। तो अब आप ये देखिए कि शारीरिक बदलाव उसमें हो रहा है, क्रियात्मक बदलाव किशोरावस्था में हो रहा है। क्रियात्मक का मतलब उसमें जो हार्मोन्स लेवल है वो बढ़ रहे हैं, एकदम अपने सुपीरियर लेवल पे वो जा रहे हैं। युवावस्था की ओर जब कोई स्त्री जाती है तो उसमें हार्मोन स्तर काफी बढ़ जाता है, पूर्ण उसमें रहता है। भावनाएं भी तो वैसी हो जब जाती हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद में उसकी कई भावनाएं, मानसिक स्तर उसका अलग तरीके का हो जाता है। तो किशोरा अवस्था में बहुत सी चीज़ों का ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उसमें सबसे पहले चीज़ होती है हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का बच्ची को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं देंगे तो किसी प्रकार की साफ सफाई के अभाव में उसको इन्फेक्शन डिजीज हो सकती है। दूसरी जो चीज होती है उसमें किशोरावस्था में रक्ताल्पता बहुत ज्यादा होती है। किशोर, कोई भी आपके पास किशोर बच्ची आती है तो यदि वो शिकायत करती है कि मेरे हाथ पांव दुख रहे हैं, मेरा पैल्पिटेशन रहता है, उठने का मन नहीं करता, तो उसको रक्ताल्पता के ऊपर आप जा सकते हैं, हीमोग्लोबिन उसका आप टेस्ट करवा सकते हैं और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग उसको दवाइयाँ दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज उसमें होती है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, किशोरा अवस्था में सबसे बड़ा जो रोल है
परिवारजनों का होता है। अब कैसे, ये मैं इसमें थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहूँगी। वो ऐसे कि जब बच्ची 1 से लेके 10 साल तक होती है, बच्ची हो या बच्चा, हम परिवार वाले उसके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, उसके खान-पान का ध्यान देंगे, उसकी पूरी एक्टिविटी पे हम ध्यान देंगे। लेकिन जैसे ही बच्ची या बच्चा 12-13 साल का, तो हम क्या सोचते हैं, ये बड़ा हो गया। ये सोचते हैं ना, ये बड़ा हो गया, अब इसका क्या ध्यान देना है, जो खाए, जो ठीक नहीं खाए, तो ठीक कैसे भी रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। किशोरा अवस्था में खान-पान के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसके अंदर मेनली प्रोटीन युक्त और फाइबर युक्त जो डाइट है, वो बच्ची को देनी चाहिए। जिसमें हरी सब्जी हो गई, दूध से बने हुए पदार्थ हो गए, दूध, दही, मक्खन वगैरह, ये सब चीज़ें बच्ची को देनी चाहिए। प्रोटीन युक्त डाइट उसको देनी चाहिए। जिसमें आजकल क्या है, बच्चियाँ हरी सब्जी खाती ही नहीं है। आप बोलो बच्चों को हरी सब्जी खाने के लिए, वो नहीं खाते। लेकिन उसको कई फॉर्म में बना के हम दे सकते हैं, अलग-अलग फॉर्म में बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। जैसे मुनक्का है, अनार है, संतरा है। संतरा जो है, जो विटामिन सी होता है उसमें, वो आयरन को पचाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अनार भी आयरन को उसको बढ़ाने में अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ें हमको बच्ची को देनी चाहिए। और आजकल जो बच्चे हैं, ये फास्ट फूड, मसालेदार जो चीज़ें खाती हैं, वो उनको नहीं खाना चाहिए। वो उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बच्चियों को तो ये अवॉइड करना ही चाहिए, परिवारजनों को भी ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज़ जो चौथी चीज़ जो इसमें निकल के आ रही है, कि जो बच्ची का मानसिक और भावनात्मक जो बदलाव होता है, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। जैसे बच्ची अकेले रहना चाहेगी, किसी से बात नहीं करना चाहेगी, वो थोड़ी शर्मीली हो जाएगी, है ना? और भी कई चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, जैसे जिज्ञासु प्रवृत्ति। अच्छा, इस उम्र में बच्ची को यौन शिक्षा देना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यौन शिक्षा इसलिए कि ये उसके ये बात बहुत भविष्य अच्छी के, कही आपने। हाँ, इस उम्र में बच्ची को यौन शिक्षा देना ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो भविष्य में अपना खुद का ध्यान रख सके। और आजकल दी भी जाती है, कई स्कूल्स वगैरह में दी भी जाती है, और ज़रूरी भी है। तो मानसिक और भावनात्मक बदलाव होता है, तो बच्ची को कई प्रकार की बातें महसूस होती है, जो किसी से वो बता नहीं पाती है। अपने दोस्तों से ही बता पाती है, घर में परिवारजनों से वो नहीं बता पाती है। जब उसका मासिक धर्म, उसका जब मासिक चक्र स्टार्ट होता है, तो वो कई बार बहुत परेशानी में आ जाती है, वो समझ नहीं पाती इस चीज़ को। तो परिवारजनों को इस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये सब नॉर्मल प्रक्रिया है। आप अब विकास की ओर अग्रसर हैं, आपका जो प्रजनन संस्थान है वो ग्रो कर रहा है, तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। ये एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है, और हर स्त्री में होती है, हर बच्ची में होती है, वो- किसी के साल भर पहले, साल भर बाद में। और इसमें ये आपको करना है, और ये चीज़ें इसमें हो सकती है, ऐसे-ऐसे आपको उसको सहायता लेनी है। ये सब चीज़ें परिवार के लोग और आस-पास के लोग उनको बतानी चाहिए। बच्ची को एकदम मतलब सुरक्षित महसूस कराना उसमें, है ना? ताकि वो किसी से भी ये बात शेयर कर सके। ऐसा नहीं कि घर के पुरुषों से वो शेयर ना करे, ऐसी बात नहीं है। जैसे कई बच्चियाँ को बोलते हैं, अरे पुरुषों के सामने ये बात मत करो, भाई के सामने ये बात मत करो, पिता के सामने ये बात मत करो। सबकी ये ज़िम्मेदारी होती है, पिता की भी होती है, भाई की भी होती है, माता की भी होती है, स्कूल टीचर्स की भी होती है, दोस्तों की भी होती है, कि किशोर अवस्था की इस अवस्था में बच्ची को पूरा सपोर्ट दें, पूरा उसका ध्यान रखें, उसको ईज़ी रखने की कोशिश करें, ताकि वो ये जो टाइम है उसका किशोरावस्था का, उसको आसानी से वो पार कर सकें। अदरवाइज़ तो कई बच्चे हैं इसमें अवसाद में चले जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, और उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, तो वो फिर कई बीमारियों को भी इसमें अपने साथ में ले लेती है। एक चीज़ इसमें निकल के और आती है, कि जैसे बच्ची का ये मासिक धर्म है, मासिक चक्र है, ये होता है जैसे 25 से 35 दिन का होता है हर महिला का, कम से कम 25, मैक्सिमम 35 दिन का। और जो स्राव इसमें होता है, डिस्चार्ज जो होता है, वो 3 से 7 दिन का होता है। ये एक नॉर्मल स्थिति है किसी भी महिला की, मासिक चक्र की सामान्य स्थिति है। लेकिन यदि 5-6 महीने से, साल भर से, 4 महीने से उसको मतलब कोई ज़्यादा स्राव हो रहा है, बार-बार उसका महीना आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है, या नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, या उसको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अन्य कई उसको समस्याएँ हो रही है रजस्वला होने के बाद में, मेनार्क के बाद में, तो हमको उससे चिकित्सक की परामर्श ज़रूर लेनी चाहिए,
क्योंकि ये आगे जाके किसी भी बीमारी का रूप धारण कर सकती है, तो उसका फिर क्योर हो पाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए किशोरी स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए सरकार ने स्कूल्स वगैरह में बहुत प्रोग्राम भी चला रखे हैं किशोरी स्वास्थ्य के। उसमें उनकी रक्त अल्पता के लिए आयुर्वेद में भी हमारे यहाँ पुनर्नवा जो है, पुनर्नवा दी जाती है, और ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। रक्त अल्पता में आमलकी जैसे है, आंवला जो है विटामिन सी होता है, वो इसको पचाने में काम करता है, तो आमलकी का भी बहुत अच्छा रोल है। मैं खुद अपने मरीजों को देती हूँ, और उसका एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम निकल के सामने आता है महिलाओं की किशोरावस्था की रक्त अल्पता में। जी, तो ये हमारे किशोरी तो स्वास्थ्य की इसमें एक बात प्रश्न हुई। निकल आया कि हम्म, रजस्वला समय में जो पेट दर्द आता है, उसके हाँ लिए आप जी। कोई घरेलू उपाय बता सकती हैं, या कोई ऐसा उपाय जो घर में ही कर ले, या उसमें हाँ प्रारंभिक बिल्कुल। अवस्था में, हाँ, ये तो बता दीजिए। प्रारंभिक जब बच्ची का जब स्टार्ट होता है रजस्वला वाला होना, मासिक धर्म जब स्टार्ट होता है, तो मांसपेशियां जो गर्भाशय की होती है वो ऐंठन के कारण उसमें काफी वो मतलब स्पाज्म जो होती है, उसको बच्ची को काफी पेट दर्द होता है उसमें। और कई बार तो हालत ये होती है कि उनको उल्टी तक हो जाती है, फिर उनको इंजेक्टेबल या कुछ ऐसा इमरजेंसी भी उनको करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं जो बताती हूँ, अजवाइन। अजवाइन हम्म। सबसे अच्छा शूल प्रशमन हमारे यहाँ बताया है। शूल प्रशमन दर्द को कम करने वाला अजवाइन। तो अजवाइन को बच्ची को पूरे महीने भर तक दें। ऐसा नहीं कि जब दर्द हो जब भी आप उसको दें, ऐसा नहीं है। कोई अजवाइन को मात्रा पूरे इसकी? महीने आप बच्ची को, हाँ, 5 से 10 ग्राम तक है इसकी मात्रा। ये बच्ची के वजन, बच्ची की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। और कितनी उसको आप बार? दूध के साथ दे सकते। हाँ, आप इसको 2 बार दे सकते हैं दिन में, सुबह भोजन के शाम। बाद? हाँ, भोजन के बाद दे सकते हैं, रात को दूध के साथ दे सकते हैं। तो अजवाइन के जो लाभ हैं मैंने देखे हैं इस अवस्था के अंदर। जब उनको, इसको हम कृच्छार्तव बोलते हैं आयुर्वेद में, कि बच्ची को जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें काफ़ी पेट में दर्द होता है। और आजकल तो कई औषधियाँ भी कंपनियाँ बनाती हैं हम्म। बहुत सारी ऐसी, तो वो उसमें काम करती है अच्छा। तो वो तो जब महिला बच्ची हमारे पास आती है तो उसकी प्रकृति, उसकी व्यय वगैरह देख करके, उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सुन करके, और तब ही हम उसको वो दवा दे पाते हैं। देते हैं। दूसरी जो, यदि बच्चे को काफ़ी पेट में दर्द हो रहा है तो हम एक उसको हॉट वाटर, हॉट फॉर्मेंटेशन भी उसको दे सकते हैं। गर्म सेक हम उसके पेट के निचले हिस्से पे कर सकते हैं, उससे भी उसको काफ़ी आराम मिलता है। और हल्का भोजन, जब हम्म। पीरियड्स हमारे आते हैं बच्ची के, तो उसको हल्का भोजन आप दें, थोड़ा रेस्ट करवाएं उसे, गरिष्ठ भोजन ना दें, श्रम, ज़्यादा श्रम वाले उससे काम ना करवाएं, नॉर्मल जो है उसका वो रखें। और हमारे आयुर्वेद में रजय प्रवर्तनी बटी आती है, वो भी हम लोग देते हैं। दशमूल क्वाथ आता है, वो भी हम लोग देते हैं। इन सब के अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन जब हमारे पास बच्ची सामने होती है, उसकी जो समस्याएं होती है उसको सुन करके हम दवा का निर्धारण करते हैं। क्योंकि इसमें भी कई कारण होते हैं, उन कारणों को देखना पड़ता है, उस हिसाब से शायद आप ट्रीटमेंट करती हैं। हाँ बिल्कुल। कई बार पेट में दर्द बच्ची को इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। जैसे उसने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, उसके गर्भाशय में कहीं सूजन हाँ आ हाँ गई, हाँ हाँ। तो वो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। उसका ट्रीटमेंट हाँ, थोड़ा वो अलग अजवाइन से होता ठीक है। नहीं होगा। तो हाँ, वो अजवाइन से सही नहीं होगा। नॉर्मल यदि आपके पेट में दर्द कई बच्चों के होता है, तो वो यदि हम उसको देते हैं अजवाइन, तो अच्छा रिजल्ट है उसका। डॉक्टर साहब, हमारे साथ में रामदास जी गौतम जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हाँ रामदास जी, जी। धन्यवाद रामदास जी, रामदास आपका जी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार, आप पधारे। तो डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं इस वार्ता को लेके हम्म, कि महिला का स्वास्थ्य किन किन बातों पर निर्भर करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। एक महिला का स्वास्थ्य किन बातों पर निर्भर करता है? तो देखो, आयुर्वेद में तो एक चीज आती है कि, आयुर्वेद में तो ये चीज आती है कि इसके दोष सम होने चाहिए। दोष उसके सम होने चाहिए, वात पित्त कफ उसके सही होने चाहिए। लेकिन यदि हम उस बात पे जाएं कि महिला का स्वास्थ्य किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं वहां पे कैसी है जहाँ वो रह रही है, शिक्षा उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, परिवार उसका शिक्षित है या नहीं है,
कैसे समाज में वो रह रही है, आसपास का वातावरण कैसा है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो ये चीज़ हमको समाज जब हम देखते हैं, तो एक तो समाज होता है जैसे आदिवासी इलाका कोई हो गया, दूर दराज गांव का कोई इलाका हो गया, जहाँ पे शिक्षा का कोई दूर दूर तक नाम ही नहीं है। तो जब तक बच्चे को हम शिक्षित नहीं करेंगे, बच्ची शिक्षा के साथ नहीं जाएगी, तो वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख नहीं पाएगी, उसको पता ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा, और फिर वो अपने हाँ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर बैठेगी। दूसरा जैसे परिवार, आपका परिवार कैसा है, परिवार आपका शिक्षित है या नहीं है, इस चीज के ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए। परिवार यदि शिक्षित होगा तो बच्ची का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब परिवार जब अशिक्षित होगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या किशोरावस्था होती है, क्या गर्भावस्था होती है, क्या मीनार होता है, क्या प्री मीनार होता है, बहुत सी चीज़ें होती है, क्या रक्त अल्पता होती है, हीमोग्लोबिन की कमी क्या होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, यौन शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए। ये सब चीज़ें यदि परिवार वालों को नहीं मालूम होगी, तो फिर वो बच्ची का स्वास्थ्य उसमें अच्छा नहीं रह पाएगा। इसलिए एक है सबसे बड़ी चीज़ है अपनी लाइफ स्टाइल। चलो अब आप ये मान लो कि जैसे अच्छा परिवार भी है, शिक्षित परिवार है, बच्ची भी शिक्षित है, समाज भी उसका पूरा शिक्षित तबके से वो है, लेकिन यदि वो बच्ची की लाइफ स्टाइल ही खराब है, वो फास्ट फूड खा रही है, वो पूरी आरामदायक जिंदगी जी रही है, अब उचित व्यायाम वो नहीं कर रही है, तो फिर उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। बहुत सी प्रजनन संबंधी बीमारियां उसको घेर सकती है। इसलिए लाइफ स्टाइल का हमारे ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बच्चे की लाइफ स्टाइल कैसी है। और दूसरा कि जहाँ वो बच्ची रह रही है वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है। स्वास्थ्य से पहली बात उसको शिक्षा, ये शिक्षित यदि होगी तो उसको पता होगा कि मेरे गांव में ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मैं इसका ये लाभ ले सकती हूँ, मुझे ये दिक्कत है, मैं इस फलाना इससे नर्स बहन जी से मिलूंगी, आयुर्वेद डॉक्टर से जाके मिलूंगी, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जाके मिलूंगी, तो मुझे ये वहाँ पे लाभ होगा, मुझे ये चीज़ें बतानी है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ये एक शिक्षित बच्ची ही कर सकती है, जब तक वो स्कूल में नहीं जाएगी या उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो उसके वो खुद अपने आप चली जाएगी। यदि वो शिक्षित होगी तो अपनी जो प्रॉब्लम होगी वो जा करके खुद अपने आप वो बता पाएगी और अपना इलाज करवा पाएगी। लेकिन जैसे वो अशिक्षित होगी तो वो डर के मारे, भय के मारे, शर्म के मारे बाहर ही नहीं निकलेगी, और वो अपनी बीमारी के साथ वो वहीं पे रहेगी, उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए शिक्षा का इसमें मैं बहुत रोल मानती हूँ कि बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। परिवार का सपोर्ट होना ज़रूरी है, समाज का सपोर्ट होना ज़रूरी है, और लाइफ स्टाइल तो है ही है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न है कि एक महिला के जीवन में कौन सी अवस्था ऐसी होती है जो वय कहलाती है। बिल्कुल। महिला के जीवन में कौन सी व्यय और कौन सी अवस्थाएं होती है, एक स्पेसिफिक पुरुष से अपन ने ये किया है। पुरुष के जीवन में तो एक जैसे एक साधारण 3 अवस्थाएं होती है एक सामान्य मानव के जीवन में। बाल्यावस्था हो गई, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये हम सबके जीवन में होती है। महिला और पुरुष दोनों में सामान्य रूप से ये होती है। लेकिन महिला के जीवन में कई प्रकार की ऐसी अवस्थाएं आती हैं जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और क्रियात्मक, भावनात्मक उसमें बदलाव आते रहते हैं, आता है। आते रहते हैं। तो वो उसकी एक विशेष परिस्थिति होती है, एक विशेष व्यय होती है। तो उसके अंदर प्री मिनार्क, रजस्वला से पहले की जो स्थिति होती है प्री मिनार्क, उसमें मैंने आपको जैसा पहले बताया है कि थोड़ी थोड़ी उसकी जो शारीरिक संरचना है वो बच्चे की बदलने लगती है, उसको बदलाव लोगों को महसूस होने लगता है। उसके बाद में है मिनार्क, जिसमें वो बच्ची रजस्वला होती है, जिसको मासिक धर्म होना चालू हो जाता है, वो होती किशोरावस्था। प्री मिनार्क है 10 से 12 की साल की एज होती है। उसके बाद में होती है 12 से 16 साल की उसकी एज होती है किशोरावस्था की, मिनार्क अवस्था। एक आयुर्वेद के अंदर इसको कई तरीके से उसको वो मॉडिफाई किया है कि जैसे बाला, कुमारी, बाला जो 1 से 10 की है, कुमारी जो 10 से 12 की है, किशोरी, युवा, ये कई उसमें अलग अलग बहुत से उसमें डेफिनेशंस दी हुई है। तो वो थोड़ा इस पे चर्चा अपन कर नहीं पाएंगे, काफी लंबी चर्चा है वो। हाँ हाँ हाँ।
तो ये आपकी किशोरावस्था हो गई। उसके बाद में जब वो गर्भ धारण करती है तो उसकी गर्भावस्था हो गई। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उसकी गर्भावस्था। वो जो इससे पहले पुरुषों में एक नहीं चीज मैं होती। बताना, हाँ इससे पहले मैं एक चीज जो उसकी आयुर्वेद में विशेष बताई, ऋतुमती। ऋतु में। ऋतुमती का मतलब होता है कि वो रजस्वला होने के चौथे दिन से लेकर के और करीब 18 से 20 दिन तक वो ऋतुमती रहती है, यानी कि उसका जो प्रजनन संस्थान है वो गर्भाधान के लिए उपयुक्त एक्टिव रहता है। समय होता है। हाँ, ओवुलेशन उसमें होता है, अंडा बाहर निकलता है, तो गर्भाधान के लिए सबसे उपयुक्त वो समय होता है। तो उसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में ऋतुमती। और आधुनिक साइंस में भी ये बताया गया है कि ओवुलेशन का ये टाइम होता है और इस पीरियड के अंदर जो है गर्भाधान हो सकता है। हो सकता है। तो इसको बोलते हैं ऋतुमती। फिर आ गई गर्भावस्था। गर्भावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है एक स्त्री के जीवन की, क्योंकि वो एक संतान को जन्म देने जा रही है। तो उसका हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से ले लेंगे, अरे बच्चा हो रहा है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा साइंस है। इस साइंस को समझना, आयुर्वेद में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें गर्भावस्था के लिए बोली, हम आगे चर्चा करेंगे कि गर्भाधान संस्कार से ही इसको चालू होते। गर्भाधान संस्कार ही ऐसा होना चाहिए कि हमारे गर्भ के अंदर एक आत्मा ही अच्छी प्रविष्ट होए। उस वक्त माता का और पिता का दोनों का मानसिक स्तर, भावनात्मक स्तर और शारीरिक स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि उसके अंदर जो आत्मा प्रविष्ट करने वाली है वो बहुत ही हाई लेवल की हो। ये हमारे आयुर्वेद में बरसों पहले बता चुके थे। तो ये इस साइंस को हमें समझना होगा। जो बच्चे होते हैं ना, कि एक माता पिता के बच्चे, एक तो बहुत शरारती होता है, एक बहुत ही अच्छा निकल जाता है बच्चा। तो ये गर्भाधान के ऊपर डिपेंड करता है, किस पीरियड में उसका गर्भाधान हुआ है, किस परिस्थिति में उसका गर्भाधान हुआ है, माता की स्थिति कैसी थी, पिता की के विचार कैसे थे, माता के विचार कैसे थे, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। तो ये मैं गर्भावस्था पे जा रही हूँ। गर्भावस्था एक अवस्था होती है महिला की। उसके बाद में होती है प्रसवावस्था। जब उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसको हम प्रसवावस्था बोलते हैं। उसके भी एक अपने अलग अलग टेक्निक्स होते हैं कि इसको प्रसव प्रसव कैसे कराया जाए, कैसा इसको इस वक्त खान पान दिया जाए, ये बहुत सी चीजें होती है। उसके बाद होती है सूतिका अवस्था। जो वो महिलाएं 40 दिन तक अपना खान पान रखती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, मतलब 1.5 महीने का जो पीरियड होता है उसको सूतिका अवस्था बोलते हैं। और फिर उसके बाद में तो प्रौढ़ावस्था आ जाती है, रजोनिवृत्ति। सबसे बड़ी समस्या है मेनोपॉज आज की महिलाओं को, समझ नहीं पाती है महिलाएं। वो सोचती कि हमें अचानक से क्या हो रहा है, हमारे भावनात्मक ये जो है विचार कैसे बदल रहे हैं, हमको इतना जल्दी रोना क्यों आ जाता है, हमको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ये सब रजोनिवृत्ति के लक्षण होते हैं, जब हमारा हार्मोन स्तर धीरे 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 कम होने लगता है। ईस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन होता है, जो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और फिर रजोनिवृत्ति के बाद में जो समस्याएं आती हैं, जैसे हमारी महिला की मतलब अस्थियां कमजोर होने लग जाती हैं, उसको कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकती है, बहुत सी चीजें उसमें निकल के आती हैं। तो ये एक महिला की जीवन की विशेष अवस्थाएं होती हैं। और इनमें अलग अलग आयुर्वेद में इस हर किशोरावस्था से लेकर के रजो निवृत्ति तक अलग अलग खान पान, अलग आहार, अलग विहार, अलग तरीके के जो योगासन वगैरह, ये सब चीजें उसमें बताई गई है। तो उनका यदि हम फॉलो करेंगे तो एक महिला को विशेष स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। हो गया, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, इन अवस्थाओं में आयुर्वेद और वेद दोनों में हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बताया गया है, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? किस अवस्था की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? वही अवस्था की। हाँ, ये जो अवस्था है, मैं किशोरावस्था के ऊपर तो मैं पूरा प्रकाश आयुर्वेद में तो डाल, आपने बता दिया, आयुर्वेद में तो आपने का प्रकाश डाल दिया। हाँ हाँ, आयुर्वेद का ही चलेगा सारा, क्योंकि ये तो आयुर्वेद में जो है, जो हाँ बताया है। मॉडर्न साइंस भी ये कहती है कि किशोरावस्था के अंदर रक्त की कमी हो सकती है, मासिक चक्र उसका नियमित रहना चाहिए ताकि वो उसको प्रजनन संस्थान संबंधी कोई बीमारी नहीं हो। और फिर हम किशोरावस्था पे तो शायद हम लोग सारा बात कर चुके हैं।
तो इसके बारे में आप कुछ और पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर बताऊँगी। बाकी मुझे लगता है कि शायद मैंने किशोरावस्था के ऊपर पूरा बता चुकी हूँ। दूसरी आयुर्वेद में अवस्था जो गर्भ महिला प्रजनन जो अवस्था आती है उसमें स्वास्थ्य जब चल होता है, स्वास्थ्य के बारे में कोई योगदान आयुर्वेद का हाँ, बिल्कुल। या घर हाँ, वालों का जो हाँ होता है डॉक्टर दोनों साहब वो का? उसके बारे में मैं बात करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि हम थोड़ा अभी गर्भावस्था और उसके ऊपर बात कर लें। उसके हाँ बाद हाँ में जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अवस्था जैसी हम इसमें सीरियल वाइज हम चलें तो शायद मेरे को लगता है कि बहुत ठीक सुंदर, रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। है ना? हाँ, हाँ तो तो गर्भावस्था की किशोरावस्था बात की करें। बात हो गई। हाँ, हम्म अब गर्भावस्था में मैंने आपको बताया कि गर्भाधान संस्कार एक उचित तरीके से होना चाहिए, अच्छे वातावरण में होना चाहिए, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जिस तरीके से आप देखते हैं कि आयुर्वेद में इसको क्षेत्र, अम्बुज और बीज तीनों की से परिभाषित किया है। महिला का जो प्रजनन संस्थान है उसको एक खेत और खेत की मिट्टी की उसको उपमा दी है, और शुक्राणु जो है उसको बीज की उपमा दी है। तो जब किसान ये सोचता है कि किसान मिट्टी कितनी उर्वरक है उसकी, इसी तरह से गर्भाशय हमारा कितना अच्छा है, कितना स्ट्रोंग है, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, और बीज बहुत हमारा सुंदर। कितना उन्नत है। तो ये चीजें गर्भाधान संस्कार में बहुत मायने रखती है। तो इसके लिए गर्भाधान के लिए महिला का और पुरुष का दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है। उसके बाद में गर्भ स्थापना हो जाने के बाद में हम्म परिवार का रोल तो खैर रहता ही है, लेकिन मेन जो रोल है वो महिला का हो जाता है इसमें। संतान का मूल कारण इसलिए महिला को बताया है। तो गर्भावस्था में जो है आयुर्वेद में 3 तरीके से इसका बताया है। स्वास्थ्य की गर्भावस्था में देखभाल, आहार, हम्म विहार और आपके आचार विचार, यानी मानसिक स्थिति आपकी कैसी, ये भी बहुत मायने रखती है मानसिक स्थिति। उसको हमको जैसे बहुत माँ का हल्के में विचार बहुत वैसे बच्चे के विचार होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो उसके अंदर केवल माँ का रोल नहीं होता है, उसमें आपका पिता और परिवार दोनों का बहुत अच्छा रोल उसमें होना चाहिए। खासकर पिता, जो एक पिता बनने जा रहे हैं, जिनकी पत्नी गर्भवती है, मैं उनको सबको ये बोलना चाहूंगी कि आप अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें और उनके अंदर कोई नकारात्मक विचार ना आए, इसका आप पूरा पूरा अपनी तरफ से ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि उनको ध्यान रखें इस चीज का। तो अब बात आती है आहार की। आहार सबसे मायने रखता है, क्योंकि जो स्त्री जो खाएगी उसी से पोषण बच्चे को मिलेगा। अब जब गर्भ के अंदर कोई बच्चा बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसको पोषण तो कहीं से कहीं मिल ही रहा है। बगैर पोषण के तो बच्चा बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ेगा नहीं। तो पोषण पोषण मिल रहा कहाँ से? उसकी माता से। तो जो माता खाएगी वही चीज से बच्चे का पोषण होगा। तो पोषण के लिए उसको प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। प्रोटीन युक्त आहार उसको लेना चाहिए। आयरन में जैसे हरी सब्जियां हो गई उसको जरूर लेना चाहिए। अनार है, संतरा है, मुनक्का है, किशमिश है, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो पचने में हल्के हों। आयुर्वेद के हल्के। अंदर सबसे बड़ी चीज ये बोली है कि दीपन और पाचन। दीपन पाचन का मतलब है कि जो आसानी से पच जाए वो भोजन गर्भावस्था में देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसमें अजीर्ण की स्थिति हो जाती है तो महिलाओं को वमन होने लग जाता है। तो हल्का भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन उसको देना चाहिए। कई फास्ट फूड उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। महिलाओं को फास्ट फूड है, मसालेदार जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। रूखा सूखा भोजन, ठंडा बासी भोजन उसको नहीं करना चाहिए। तो आहार का अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आता है विहार। विहार का मतलब हमारी शारीरिक क्रियाएं क्या होनी चाहिए। शारीरिक क्रिया में उसको हल्का व्यायाम करना चाहिए, इसके अंदर टहलना या सैर करना सबसे उचित रहता है। अत्यधिक श्रम उसको नहीं करना चाहिए। आगे झुक करके जो करने वाले काम होते हैं, जैसे झाड़ू है, पोछा है, कोई चीज भारी वजन उठानी है, उसको नहीं करनी चाहिए। और इसमें एक चीज और है कि अत्यधिक विश्राम भी महिलाओं को नहीं करना नुकसानदायक। चाहिए। अपना जो हाँ, बिल्कुल नॉर्मल जो अपना रूटीन लाइफ है वो आप करती रहें। तंग कपड़े उसको नहीं पहनने चाहिए। जैसे महिलाएं ने जीन्स पहन ली, काफी
टाइट कपड़े पहन लिए, वो उसको नहीं पहनने चाहिए। ऊंची हील वाली उसको जूते नहीं पहनने चाहिए। मुलायम बिस्तर पे सोना चाहिए। पेट के बल उसको नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा देर पाँव लटका के नहीं रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसके लिए उचित रहेगी। जो महिला है उसको ये सब चीज़ें गर्भावस्था में नहीं करनी चाहिए। उचित व्यायाम करना चाहिए, हल्का व्यायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए। अब आती है आचार और विचार। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महिला का जो विचार है सकारात्मक रहने चाहिए किसी भी परिस्थिति में। उसके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए और नकारात्मक विचार उसमें नहीं आने चाहिए। क्योंकि पौराणिक कथाओं में भी आपने अभिमन्यु की कथा सुनी होगी, सबने सुनी है गीता में, महाभारत में, कि अभिमन्यु ने जो वो पिता ज्ञान दे रहे थे अर्जुन, तो उसने पूरा सुन करके अभिमन्यु सुन रहा था। हाँ, तो ये हम इसको हल्के में ना लें कि गर्भस्थ शिशु है उसको कुछ पता नहीं चल रहा, उसको सब फील होता है। और अभी मॉडर्न साइंस में भी एक एक उसमें निकल के आया है कि कोई एक पिता था, वो अपने बच्चों को बोलता था कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। तो वो बच्चा सुनता था, उसको अच्छे से सुनता था। और बाहर जैसे ही वो गर्भ से बाहर आया तो बच्चे को देखते ही उसने किलकारी, अपने पिता को देखते उसने पहचान लिया और आवाज सुनते उसने काफी अच्छा सा जो उसका एक्सप्रेशन था वो उसने दिया। तो ये सिद्ध हो चुकी है बात कि गर्भस्थ शिशु को सब पता चलता है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके बाहर का वातावरण कैसा है, अच्छा है या खराब है। तो ये सब चीजें गर्भावस्था में ध्यान रखनी चाहिए। आचार विचार तो उसको सही होना ही चाहिए। फिर उसके हर 3 महीने में उसको अपनी जांच करवानी चाहिए। उचित उसका टीकाकरण होना चाहिए। वजन उसका नियंत्रित नियंत्रित का मतलब ना तो बहुत ज्यादा घटना चाहिए ना बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग उसका वजन, एक जो हमारी उसमें बताया हुआ है उसके अनुसार उसका वजन बढ़ना चाहिए। और इसके जो कुछ जोखिम भी होते हैं, जो गर्भावस्था है उसके कई जोखिम होते हैं। टीकाकरण जैसे है, टीकाकरण में क्या है कि सब जगह सरकार ने सुविधा उपलब्ध कर रही है, आयरन कैल्शियम भी वो दे रहे हैं। अब गर्भावस्था के जोखिम क्या है, कम या ज्यादा उम्र में गर्भाधान नहीं होना चाहिए। वजन महिला का बहुत कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। पिछली उसकी जो गर्भावस्था थी वो कैसी थी, सिजेरियन हो तो उसका नहीं हुआ था। ये सब चीजें, उसको डायबिटीज तो नहीं है, उसको उच्च रक्तचाप तो नहीं है, उसको ये टीबी तो नहीं है। ये सब चीजें उसको ध्यान में रख कर के ही महिला का गर्भावस्था में उचित इलाज करना चाहिए। विबंध जो है, कब्ज महिलाओं में बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो वो जो कब्ज है उसके लिए आप मुनक्का दे सकते हैं, लिक्विड डाइट दे सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी महिलाओं के लिए कि महिलाएं अपनी गर्भावस्था में बहुत ज्यादा दवाइयां ना लें। भाई जैसा मन किया वैसी वो दवाइयां ले लेती है, तो वो नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल लाइट मेडिकेशन उनको रखना चाहिए। एकदम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, थोड़ा सा सिर दुखा तो कुछ हल्का फुल्का दर्दनाशक अपना हर्बल कुछ ले लिया। बहुत ज्यादा हैवी दवाइयां उनको, महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए। इसके अंदर एक वमन, महिलाओं को जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में उनको बहुत ज्यादा उल्टियां होती है या जी मिचलाता है, तो उसके लिए इलायची है, सौंफ है, ये ऐसी चीजें हम उनको देनी चाहिए। और लिक्विड डाइट, रसाहार और फलाहार ये जरूर देना चाहिए ताकि महिला में पानी की कमी नहीं हो, पोषण गर्भस्थ शिशु को मिलता रहे। दूसरी तीसरी चीज होती है रक्ताल्पता, इसमें नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन कम से कम 10 से 12 ग्राम तो रहना ही चाहिए ताकि जब उसकी डिलीवरी हो तो उसको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ना पड़े। ब्लड ग्रुप भी महिला का करवा के रखना चाहिए ताकि उसमें जब कभी यदि महिला को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े तो ब्लड ग्रुप आपको पता होगा, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। तो ये हमें ये जांचें, आवश्यक जांचें करवा के रखनी चाहिए। और पाँव में सूजन, जैसे कई बार लास्ट के महीनों में पाँव में सूजन आ जाती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पाँव ज़्यादा देर तक लटका के नहीं बैठना चाहिए। तकिए के ऊपर पाँव रख करके महिला को आराम करना चाहिए। और नमक का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए। तो ये कुछ साधारण सी बात। कहाँ गए डॉक्टर साहब? मित्रों, नेटवर्क की परेशानी के कारण डॉक्टर साहब हमसे थोड़ा ओझल हो गए हैं। अभी शीघ्र ही वे अवतरित होंगे
और हम हमारी इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। के लिए क्षमा चाहूंगी। हाँ डॉक्टर साहब, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है। प्रॉब्लम थोड़ी आ गई थी, उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहूंगी। तो ये गर्भावस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया है, साधारण जो चीजें महिला को ध्यान रखने योग्य हैं। उसके बाद आती है सूती का अवस्था, जो महिलाएं 1.5 डॉक्टर महीने साहब, तक। इसमें मैं बीच में थोड़ा टोकना चाहूंगा कि हम्म आजकल जो एक प्रथा चली है, या यूं कहें कि आवश्यकता भी है, कि हम्म। ऑपरेशन से जो डिलीवरी होती है उसका क्या कोई आयुर्वेद में कोई कारण, विशेष कारण है? ऐसा क्यों होता है? इसके लिए महिलाएं कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि उनको ऑपरेशन थिएटर में न जाना पड़े और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। हाँ देखो, अब इसमें कई रिस्क फैक्टर होते हैं, तो उसमें तो सिजेरियन करना ही करना पड़ता है। कि कई बार जैसे होता है कि बच्चे की जो ओल नाल होती है वो गले के चारों तरफ लिपट जाती है, तो उसमें बच्चे का जो है उसकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, तो उसमें तो सिजेरियन करना पड़ेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बच्चे को बचाना आवश्यक होता है। कई बार जो बच्चा है उल्टा होता है और 9वें महीने तक भी वो सीधा नहीं हो पाता है, तो उसके लिए तो फिर आपको सिजेरियन करना ही करना पड़ेगा। और कई बार माता की ऐसी कंडीशन हो जाती है, जैसे माता को काफ़ी कोई उच्च रक्तचाप हो गया, माता को काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर हो गया, वो दर्द सहन नहीं कर पा रही है, तो उसमें भी सिजेरियन। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमको सिजेरियन करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले इसके अंदर प्राथमिकता जो होती है शिशु की मृत्यु को बचाना। लेकिन एक कई जो फैशन के तौर पर लेते हैं कि हमें, जैसे महिला बोलती है कि नहीं हमें सिजेरियन ही करवाना है, हम जो लेबर पेन नहीं सहन कर पाएंगे, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी ही होती है, उसके अंदर हमको जो कई साइड इफेक्ट है वो नहीं होते हैं। तो उसके लिए जो आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई है, हल्का व्यायाम, जैसे रोज वो टहलना चाहिए महिला को, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नियमित सैर, कुछ कुछ योगासन होते हैं जो हमारी जो गर्भाशय की मांसपेशियों को है वो हाँ हाँ स्मूथ हाँ रखते हैं। हाँ हाँ। तो वो हमें किसी अच्छे योगा टीचर से मिल करके अच्छे योगासन हमें करने चाहिए, जिससे हमारी गर्भस्थ जो मांसपेशियां हैं वो स्मूथ रहे। आयुर्वेद में जहाँ तक की बात है, आयुर्वेद में हमारे यहाँ चक्की चालन बताया है। चक्की जो महिलाएं चलाती थी चक्की पीसने चल। वाली पहले, बिल्कुल, उसका आसन भी होता है, चक्की आसन उसको बोलते हैं, चक्की। तो वो महिलाएं आराम से कर सकती हैं। एक जो है उखल मूसल से कूटना, जैसे महिलाएं पहले मसाले वगैरह कूटती थी, एक वो आसन आज के परिवेश में तो संभव नहीं है कि वो महिलाएं चक्की चलाएं या वो उससे वो मसाले कूटे, लेकिन उसका जो प्रतीकात्मक जो आसन है वो कर सकती है। और योग अपना में जो ऐसे नियमित कई का। आसन हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, योग बिल्कुल कई योग ऐसे में कई आसन है। आसन ऐसे हैं जो उनकी पूर्ति कर लेते हैं। हाँ, और विबंध महिला अपने रहने नहीं दे, विबंध रहने से गर्भस्थ जो मांसपेशियां हैं वो काफी हार्ड हो जाती हैं। और इसके अंदर कई फैक्टर काम करने से महिला का जो कद कैसा है, श्रोणी प्रदेश कैसा है, क्योंकि गर्भ जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो गर्भाशय के फैलाव के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो उसको कई बार नहीं मिल पाती है। तो ऐसी कंडीशन में सिजेरियन तो करना ही पड़ता है। बाकी यदि महिला स्वस्थ है, उसकी आयु भी अच्छी है, उसका कद भी अच्छा है, वजन भी उसका ठीक है, तो उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। और ये जो मैंने आपको ये जो आसन बताए हैं, नियमित व्यायाम बताए हैं, वो करके वो महिला एक अपने बच्चे को, स्वस्थ शिशु को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म दे सकती है। हाँ तो डॉक्टर हाँ जी साहब डॉक्टर आगे साहब। बढ़ते हैं, प्रसूति अवस्था जो आप बता रहे थे हाँ आप। हाँ, सूती का अवस्था पहले होती है प्रसव अवस्था। अब प्रसूति का प्रसव अवस्था। अवस्था में जब वो हम्म। लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं महिला के, तो उसके अंदर हमको तुरंत जिस भी हॉस्पिटल में हमने महिला का जो उसका करवाया हुआ है रजिस्ट्रेशन, वहाँ हमको जाना चाहिए, उसकी पूरी जांचें साथ लेकर के जानी चाहिए। और फिर उस पे जो महिला को आहार जो है उस वक्त गर्म आहार दिया जाना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार।
ठंडा आहार उस वक्त महिला को नहीं देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा उसको पेन, हालांकि लेबर पेन होते हैं तो महिला टहल नहीं पाती, लेकिन फिर उसको थोड़ा थोड़ा घुमाना चाहिए, उसको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसको मेंटल सपोर्ट देना चाहिए प्रसवावस्था में। क्योंकि जो लेबर पेन है वो एक महिला के लिए बहुत ही दुखदायी स्थिति होती है, तो उस वक्त उसका परिवारजनों का साथ रहना, डॉक्टर्स का सपोर्ट उसको लेबर पेन को थोड़ा सा कम करने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद आती है सूती का अवस्था, जो 1.5 महीने की या 40 दिन की होती है। उसमें सबसे पहले वही चीज जो गर्भावस्था में होती है, माता को खुश रखना सबसे जरूरी है। दीपन पाचन आहार उनको देना चाहिए। दीपन पाचन का मतलब जो हल्का हो, जो हमारी अग्नि, जो हमारी भूख को भी बढ़ाए और पाचन भी करे। दीपन का मतलब जो हमारी भूख को बढ़ाए, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि महिला काफी उस स्टेज से गुजरी हुई होती है, तो उसमें काफी कमजोरी भी आ जाती है। तो उसको भूख को बढ़ाने वाले और पचाने वाले दोनों प्रकार के आहार देने चाहिए। और जिस कमरे में वो रह रही है उसको पूरा धूपन, आयुर्वेद में धूप बताइए कि धूप करनी चाहिए, स्टेलाइजेशन कर, इसको मैं बोलूंगी कि पूरा साफ सफाई करके आप उसको बिल्कुल साफ रखना चाहिए, ताकि कीट पतंगों से उस कमरे की सुरक्षा करनी चाहिए। मुलायम महिला का बिस्तर होना चाहिए। आहार विहार में मैंने बताया कि दीपन पाचन, उसमें सौंठ हो गई, अजवाइन होगी, दूध में पिपली मिला करके देना चाहिए, फाइबर युक्त उसको आहार देना चाहिए ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे। तो यदि इस बीच में महिला को कोई 4 दिन या 3 दिन से ज़्यादा उसको बुखार आ रहा है, स्तन में किसी प्रकार की गांठ हो रही है, या फिर उसको किसी प्रकार का मतलब बहुत ज़्यादा स्राव हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस स्थिति में तुरंत चिकित्सक की परामर्श हमें लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़, एक जो चीज़ इसमें मायने रखती है कि बच्चे को जो दूध पिलाएं वो हमारा कैसा होना चाहिए, ये आयुर्वेद के अंदर बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए उचित आहार विहार, यदि माता को दूध कम आ रहा है तो उसके लिए शतावरी हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक औषध है। जीरा हमारे यहाँ जो मसालों में, ये 2 चीजें हम महिला को दे सकते हैं, उससे उसके दूध अच्छा निकलेगा और वो पौष्टिक भी होगा। तो ये सूतिका अवस्था की हमारी चर्या है आयुर्वेद के अनुसार साधारण, वो मैं आपको बता रही हूँ। दर्शकों, शतावरी और जीरा ये याद रखिएगा, ये घरेलू उपचार हैं, इलाज नहीं है, घरेलू उपचार हैं। आप याद रखिएगा। आप शतावरी भी दे सकते हैं दूध पिलाने वाली माता को, और जीरा भी दे सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें इसमें एक चीज और है कि जैसे बच्चे को जन्म देने के बाद में जो गर्भाशय की मांसपेशियां हैं वो काफी शिथिल हो जाती हैं, महिलाओं का मोटापा भी बढ़ जाता है उसमें। तो उसमें कई ऐसे आसन हैं वो महिलाओं को अपना, यदि सिजेरियन नहीं हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी उसको हुई है, तो डिलीवरी के बाद में 5 से 10 दिन, 10 से 15 दिन के बाद में उसको भुजंगासन है, उत्तान पदासन है, और हलासन है, धनुरासन है, जो गर्भाशय की मांसपेशियों को बल देते हैं। मूल बंध, जिसको कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं, वो गर्भाशय की मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम होता है, वो महिलाओं को करना चाहिए। तो ये सूतिका अवस्था की जो साधारण चीजें थी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे करके हम एक शिशु का भी ध्यान रख सकते हैं और माता का भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में जो आती है रज्जो निवृत्ति, रज्जो निवृत्ति की जो डॉक्टर स्थिति है एक साहब, महिला इसमें के लिए। हाँ जी। कि आपने जो कहा कि कमरे को, जिस कमरे में प्रसूता है सूतिका अवस्था में, हम्म। उस कमरे को स्टेरलाइज करना चाहिए। हाँ, तो स्टेरलाइज का मतलब सिर्फ। आयुर्वेद में कुछ पत्तों का महत्व है, हाँ कुछ हाँ पत्ते भी जो है हाँ, नीम नीम के जो पत्ते हो गए, गूगल की धूप हो बांदरवाल गई। बांदरवाल कुछ महत्व, हाँ बिल्कुल, उससे जो कीट पतंग, कौन से पत्ते बांधने चाहिए, क्या नीम उनका महत्व नीम है? के पत्ते, नीम के पत्ते उसमें बांधते हैं। नीम के जो पत्तों का इसमें विशेष रोल होता है। उससे हाँ, क्या है कि मच्छर वगैरह ऐसी कोई चीजें उसमें प्रवेश नहीं करती हैं। और एक प्राकृतिक भी वो भी रहते हैं इसमें कैम, हाँ प्राकृतिक एंटीसेप्टिक भी रहते होते हैं। हैं। और हाँ बिल्कुल। तो ये जो तो पुरानी प्रथा थी नीम के पत्ते बांधने की, और एक प्रथा और थी हमारे यहाँ आजकल, तो क्या है कि
सब कुछ फैशन सा हो गया है कि सूतिका के कमरे में कोई एक दो लोग ही प्रवेश कर पाते थे। हर किसी का प्रवेश वहां निश्चित हुआ करता था। शिशु को हर कोई गोद में नहीं ले सकता था। उसका एक मेन कारण यही है कि शिशु को किसी प्रकार का इन्फेक्शन, संक्रमण ना हो जाए, माता को किसी प्रकार का संक्रमण ना हो जाए, क्योंकि उस वक्त दोनों की स्थिति बड़ी नाजुक होती है। शिशु जो है गर्भाशय के वातावरण को छोड़ करके बाहर के वातावरण में आता है, तो उसको उसमें एडजस्ट होने में वक्त लगता है। तो ये सब चीजें पहले जो हमारी थी काफी सही थी। वैज्ञानिक तरीके से भी ये सिद्ध होता है कि आप जो है जूते चप्पल लेकर के उसका मतलब सूतिका के कमरे में ना जाए, बगैर हाथ धोए आप ना जाए, बाहर से आकर के एकदम से आप ना जाए। जैसे होता है ना कि जैसे ये पुरानी जो महिलाएं थी वो बोलते कि आप बाहर से आए, अचानक से उस कमरे में आप मत जाओ। तो उस वक्त वो उस चीज को भूत प्रेत बाधा करके बोलते थे, लेकिन उसका मतलब ये होता था कि किस प्रकार का वायरस, विषाणु जो है बच्चे को इफेक्ट ना करे। तो इस चीज का विशेष इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी नजदीक आ गया है, करीब करीब पूर्ण हो चुका है। तो अब अंतिम प्रश्न है कि महिलाओं में कौन कौन से कैंसर पाए जाते हैं और उनके लिए महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज थोड़ी सी छूट रही थी, वो 2 मिनट आधा मिनट में आपको बता दूं। रजो हाँ निवृत्ति हाँ भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। उसमें हार्मोन्स हाँ का हाँ स्तर धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाता है। जो हार्मोन हमारी महिलाओं के अस्थि को मजबूत रखने में, हृदय को मजबूत रखने में जो काम करते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो फिर ये बीमारियां उसकी बढ़ने लग जाती है। तो आयुर्वेद में इसमें रसायन चिकित्सा दी जाती है, तो वो उसको उनको देनी चाहिए। शतावरी, अश्वगंधा, कपिकच्छु, मधुयष्टि, लज्जालू, ये सब चीजें उसमें देनी चाहिए। और रजो निवृत्ति में परिवार का सहयोग भी होना चाहिए, उसके भावनात्मक स्वास्थ्य को समझना चाहिए। अब आपको जो पूछ रहे हैं कैंसर, कैंसर जो है महिलाओं में गर्भाशय कैंसर, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, ओवेरिन कैंसर हम्म और स्तन कैंसर, 2 ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और ये अधिकतर इनका कोई कारण नहीं होता, लेकिन ये जेनेटिक होते हैं। और दूसरा, हमारी जो इम्यूनिटी पावर कैसी होती है उसके कारण होते हैं। अब इसके जो मैं एकदम आपको लक्षण बता देती हूँ कि गर्भाशय से किसी भी प्रकार का जो स्राव अत्यधिक हो रहा है, चाहे वो हम्म श्वेत प्रदर के रूप में हो, चाहे वो रक्त प्रदर के रूप में हो, उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध आ रही है। 60 साल के बाद या मेनोपॉज के बाद में भी आपको किसी प्रकार का स्राव हो रहा है, उसको काफी कमजोरी महिला को महसूस हो रही है, हम्म शाम को या सुबह उसको बुखार आ रहा है, भूख में उसके कमी हो रही है, पेट में उसको भारीपन लग रहा है, तो ये मोटे मोटे लक्षण हैं। इससे हम हाँ हाँ गर्भाशय के किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए उसमें बता सकते हैं। और कोई भी कैंसर, चाहे वो स्तन कैंसर है, चाहे गर्भाशय का कैंसर है, दोनों में ही प्राथमिक अवस्था में, फर्स्ट स्टेज में हम इसको क्योर कर सकते हैं। इसलिए लक्षणों के ऊपर विशेष ध्यान रखें महिलाएं। थोड़े बहुत भी लक्षण आपके इधर उधर होते हैं तो तुरंत आप चिकित्सक की परामर्श लें। स्तन कैंसर के लक्षणों में उसको स्तन में भारीपन नजर आएगा, स्किन का कोई कलर चेंज हो जाएगा, उसका किसी प्रकार का उसमें निप्पल से जो है डिस्चार्ज होने लग जाएगा, या निप्पल अंदर जाने लग जाएगी। ये सब चीजें हैं उसमें। उसको महिला को अपना सेल्फ टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा, गर्भाशय कैंसर में एक जांच है पेपिस में, वो करवा सकती हैं, तो उससे उसका पूरा उसमें निकल के आ जाएगा कि को किसी प्रकार का कैंसर है या नहीं है। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मेमोग्राफी होती है, उससे पता लग जाता है कि महिला को कैंसर है या नहीं है। तो इन दोनों कैंसर का हमें बस विशेष रूप से लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें जो गर्भाशय कैंसर है उसमें एक भ्रांति है हम्म कि गर्भाशय हम्म कैंसर में सेक्स दोषी होता है, ऐसा कुछ है क्या? अधिक सेक्स करना? हाँ बिल्कुल, अधिक उसके महिला के जो यदि हाइजीन तरीके से वो नहीं होगी, या उसके अधिक पार्टनर होंगे, हाँ, बहुत तो सुंदर उसके बहुत अंदर सुंदर। ये संभावनाएं बढ़ जाती है। बढ़ जाती हैं। उसके अंदर उसकी कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुत सुंदर। और जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके अंदर जो
अच्छा, एक जो महिलाओं को मैं ये संदेश इसके माध्यम से देना चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं हार्मोनल थेरेपी लेती हैं, जैसे मेरे पास कई महिलाएं आती है कि हमारे वो फलाना व्रत है या फलानी पूजा है, तो मेरा जो मासिक चक्र है उसको आगे करने के लिए आप कोई हमें मेडिसिन दो, है ना। और यदि हम नहीं देते हैं तो वो फिर किसी मेडिकल स्टोर से जाकर के वो ले लेती है। तो वो जो हार्मोन्स जो वो गलत तरीके से लेती हैं बगैर किसी चिकित्सा के परामर्श के, बिना किसी कारण के, क्योंकि फिर ये उनकी आदत बन जाती है। फिर उनके कोई व्रत पूजा आई है, उनको कहीं जाना हुआ, तो फिर वो ये सब चीज़ें लेने लग जाती है। तो ये कैंसर को बढ़ावा देने वाली चीज़ें होती है। तो ये हार्मोनल जो चीज़ें हैं, हार्मोनल जो टैबलेट हैं, वो बगैर किसी चिकित्सक की परामर्श के या बिना किसी ज़रूरत के वो उसे ना लें, ताकि वो गर्भाशय कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर से वो बच सके। और बाकी सब चीज़ें तो है कि आपका उचित खान-पान, आपकी लाइफ़स्टाइल, उचित व्यायाम, ये सब चीज़ें आप करके स्वस्थ रह सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। बहुत सुंदर। तो मित्रों, आज हमारे साथ राजस्थान के की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरू पारीक थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई, बहुत 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 आभार उपयोगी आपका, जानकारियां बहुत बहुत दी। धन्यवाद। और मित्रों, ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी प्रसारित हो रहा था, इसे आप देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग बाग इसका लाभ उठा सकें। और इसके बार बार इसको देखते रहिएगा, अपने मित्रों को दिखाइएगा, अपने परिवार को दिखाइएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक महिला स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, आप स्टूडियो में पधारी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आभार। इसी तरह से आगे भी हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, नए विषय के साथ में दोबारा आपको आमंत्रित करेंगे, तब आप फिर जो है पधारिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।